तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, लेकिन स्केलर फॉर्म में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच में, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर चार्जेस सेम है तो वो रिपल्शन वाली फोर्स होगी, अगर वो चार्जेस अलग अलग है यानी अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में, जो किसके बीच में, चार्जेस के बीच में क्या था, डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम देख चुके हैं। और बना था लास्ट पे क्या, उसका लास्ट पे रिजल्ट बना था F इज इक्वल टू K, मतलब K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते थे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का मतलब है कि दो चार्जेस के बीच में आने वाला जो स्पेस है, जो जगह है, वो जगह भी चार्ज को एब्जॉर्ब कर देती है, सारे का सारा 100% चार्ज एक चार्ज से दूसरे चार्ज को ट्रांसफर नहीं करती, तो उसको बोलते हैं, उस एबिलिटी, उस स्पेस की उसी खूबी को बोलते हैं क्या, परमिटिविटी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था ये K, और बन गया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको एक यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 यूनिट हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये सिर्फ काफी है डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज की डायरेक्शन दिखाने के लिए ये काफी है। और अगर हम कूलम्ब्स के स्केलर लॉ को स्केलर फॉर्म में जो है ये इसको लिखें और इसको हम कन्वर्ट करें वेक्टर के लिए, तो एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने R12 या फिर R21 से डिनोट किया। ओके, अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, सारा आपको समझ आ जाएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझो। अभी तक आप इतना जानते, देखो ना, ये हमने क्या किया कि Q1 Q2 जो भी चार्जेस हमने कंसीडर किए सारे यहां बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान देना। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस जो इतना हम जानते हैं, ये है हमारे पास वाई एक्सिस इतना भी हम जानते हैं, और ये भी हमें पता चल गया कि ये एक 2 एक्सिस वाला सिस्टम है, और 2 डायमेंशन चीज को हम यहाँ पे 2 डायमेंशन के 1 डायमेंशन चीज को भी यहाँ पे हम, क्योंकि प्लेन है और प्लेन में हम दिखा सकते हैं किसी 1 डायमेंशन चीज को। मान लो कि दो सेम नेचर के चार्जेस है हमारे पास, Q1 और Q2। Q1 को इस पॉइंट पे लिया, Q2 को इस पॉइंट पे लिया। अब है कहां कहां, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए जिस वेक्टर का यूज होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो वो हमने R1 ले लिया Q1 के लिए, R2 ले लिया Q2 के लिए। ओके, ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ये ऐसे वेक्टर हैं जो किसी भी चीज की, और यहां पे तो चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर है ना, तो चार्जेस की पोजीशन बताते हैं कि चार्जेस हैं कहां पे, उनकी पोजीशन को बताने के लिए जिन वेक्टर्स का यूज होता है उनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और वो है हमारे पास R1 एंड R2। R1 वो पोजीशन वेक्टर है जो Q1 की डायरेक्शन दिखाता है, Q1 की पोजीशन दिखाता है, Q1 की लोकेशन दिखाता है, और ठीक उसी तरह से Q2 की लोकेशन, डायरेक्शन, पोजीशन दिखाने के लिए हमारे पास एक वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, वो है R2, R1 एंड R2 वेक्टर्स। ओके, अब इसके बाद Q1 और Q2 के बीच में कुछ तो दूरी होगी। अगर मैं Q1 से Q2 की दूरी देखता हूं, इसको R12 कहेंगे। अगर Q2 से Q1 की दूरी देखता हूं उधर से इस डायरेक्शन में, तो उसको R21 कहेंगे। हालांकि ये इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, एक की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, Q1 से Q2 की तरफ, एक ही Q2 से Q1 की तरफ। जो Q1 से Q2 है वो R12 है, जो Q2 से Q1 है वो R21 है। ये समझ में आ गया? ये है इसके डिस्टेंसेस का, कि आप डिस्टेंस कहां से कहां को ले रहे हो। अगर और इसको क्या बोलते हैं, जैसा इसको आपने R1 को बोला पोजीशन वेक्टर, R2 को बोला पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन दिखाता था, क्योंकि ये डिस्टेंस को दिखा रहा है या डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 कहते हैं। ये पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो है जो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, पोजीशन वेक्टर वो है जो किसकी लोकेशन या पोजीशन को दिखाता है। ये पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, R12 R21, ये समझ में आया? अब देखो, मैंने कहा था कि ये चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, सेम नेचर मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि कूलम्ब्स ने ये थोड़ी कहा कि अपोजिट वाले ही लेने चाहिए, उसने ये कहा कि दो चार्जेस हैं, पॉइंट होने चाहिए और रेस्ट में होने चाहिए, उसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इक्वल नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, इस तरह से अगर Q1 ने फोर्स लगाई, Q2 पे लगाई, जिस पे लगी उसको हम पहले लिखेंगे 2, आगे लिखेंगे 1, तो बनेगा F21। इसका मतलब ये हो गया फोर्स लगी, 2 वाले चार्ज ने लगाई, 1 वाले चार्ज पे लगाई, F21। ठीक है, दूसरे वाले चार्ज ने पहले वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाई है F21। सिमिलरली Q2 ने लगाई, 1 पे लगी, जिस पे लगी उसको पहले तो 1 लिख दिया, 1 पे लगी, 2 ने लगाई, तो बन गया F12। तो F21 और F12 बस यही है ग्राफ, कुछ नहीं है इसके बीच में।
आपने इसमें सिर्फ तीन चीजें देखी। एक आपने देखा इसका पोजीशन वेक्टर, एक आपने देखा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक आपने देखा इसकी फोर्सेस, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी फोर्सेस, अलग अलग डायरेक्शन में ये अपोजिट फोर्सेस है भाई। आर ये F21 है उधर, F12 है इधर, ठीक है। R12 है ये इसकी डायरेक्शन ऊपर, R21 है इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है। वो पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो F12 को दिखाता है, F12 को दिखाता है, उसकी डायरेक्शन ये देखो नीचे की तरफ आ रही है दिखाने के लिए, R21 है, 1 2 2 1। जो ऊपर की साइड दिखाता है F21 को, वो 1 2 है उल्टा, R12 F21, R21 F12। ओके, ये पूरा ग्राफ आ गया। अब इसी के साथ साथ मैं आपको समझाता हूं आगे कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R के जो कूलम्स का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्केलर फॉर्म। F इज इक्वल टू लास्ट में यही निकला था, F इज इक्वल टू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां देखो फोर्स जो चार्ज Q1 पे, देखो फोर्स Q1 पे लगी, मतलब Q1 पे लगी, Q2 ने लगाई, वो फोर्स होती है F12, और यही लिखा F12। किसके F होता है किसके इक्वल है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, लेकिन R इसके लिए कौन है? ये देखो इसके लिए R कौन है? नीचे वाली साइड, ये देखो नीचे वाली साइड है ना, R21 और R21 है तो लिखेंगे ना R21 उसका स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बोला था कि स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है, तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो तो लगा दो साथ में यूनिट वेक्टर। R21 लगाया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो R21 है तो 21 ही लिखेंगे, 12 तो लिखेंगे नहीं, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी R12 के। यहां भी R21, यहां R21, लेकिन मैंने आपको समझाया था जहां फोर्स के साथ F12 होता है वहां R21 आता है, 1 2 2 1, तो 2 1 1 2। दूसरा भी, अगर फोर्स लग रही है Q2 चार्ज के ऊपर, Q1 की वजह से 2 पे लगी तो पहले लिखा, 1 की वजह से लगी तो वो बाद में लिखा, तो F21 और ये किसके इक्वल होगा? K Q1 Q2 बिल्कुल सेम। R21 जहां पे था वहां 1 2 लिख दो, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, तो ये आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस में होता है ना इनवर्सली, तो R12 आ गया, यहां भी 1 2, क्योंकि मैंने बोला था F21 मतलब R12, R21 मतलब F12, अपोजिट, ठीक है। एक ही डायरेक्शन ऊपर है तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। अब हमें यह पता है कि R12 ऊपर वाली साइड, R21 इधर से नीचे आ रहा है, मतलब Q1 से Q2 जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज होता है R12 है, Q2 से Q1 आते हुए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज होता है वो R21 है। R12 और R21 दोनों सेम है। देखो Q1 से जितना Q2 दूर है ना, उतना Q2 से Q1 भी दूर है। जितना आप मेरे से दूर हो इतना मैं आपसे दूर हूं, एक ही बात होती है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, आप मेरे उधर हो मैं आपके इधर हूं, यही चीज है। R12 जो है R21 के है तो बराबर मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि R21 R12 के बराबर होता अगर डायरेक्शन सेम होती, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैंने माइनस लगा दिया, ओके, माइनस से डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो R21 अगर R12 के इक्वल है, आगे ये लास्ट स्टेप सुन लो, इसको मान लो तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन में हम यूज करेंगे F12 इक्वल टू K लिख दिया, Q1 Q2 सारा सेम है। R21 क्योंकि R21 R12 के इक्वल है और वो भी माइनस का, तो हम उसकी जगह माइनस का R12 लिख देंगे, क्योंकि R21 था तो 21 12 के इक्वल है, वो भी माइनस करके लिख दिया। वही R21 R12 के वो भी माइनस का लिख दिया, क्योंकि ये है ऊपर वेक्टर आ गया, तो इस तरह से बन गया। अब आपको पता है कि माइनस का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो वो प्लस में हो जाता है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो यहां पे माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया तो बना R12 का स्क्वायर, बन गया R12 का स्क्वायर। आगे माइनस को ले लो, पीछे ले आए, यहां प्लस बचा, फिर माइनस को निकाल दिया बाहर, R12 बचा, लिख दिया R12। ध्यान से देखना, माइनस का माइनस, K Q1 Q2 R12 K Q1 Q2 R12 ये है F21 के इक्वल, लिख दिया F21, ओके। इसका मतलब F12 चल रहा था, F21 माइनस का आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए। जो फोर्सेस थी कॉलम की वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, thus the two forces are equal and opposite, ठीक है। आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है, कि जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। जैसे बॉल को मैं नीचे फेंकता हूं ना, वो नीचे से उतनी फोर्स से ऊपर आएगी, तो क्या मतलब इक्वल एंड अपोजिट, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
तो वही बात कह रहा है ना, एक जो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, कूलम्स का सेकंड, ये वेक्टर फॉर्म में वही कहता है। इसका मतलब कूलम फोर्सेस आर न्यूटनियन इन नेचर। ठीक है, ये वही चीज हो गई ना, इक्विवेलेंट अपोजिट। ठीक है, और यहां देखो अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। कूलम्स लॉ तो हमने पढ़ ली है, उसके स्केलर फॉर्म भी पढ़ ली, हमें पता चल गया कूलम्स लॉ की फायदा क्या है। कूलम लॉ का फायदा ये है कि हम दो पॉइंट चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट, मतलब एक तो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दूसरे चार्जेस वो रेस्ट में भी होने चाहिए, मोशन नहीं करने चाहिए, उसके बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाल सकते हैं। तो फायदा है ना, अगर हमें फोर्स निकालनी पड़े उन दो चार्जेस के बीच में जो रेस्ट में भी हो और पॉइंट भी हो, तो फोर्स निकालनी पड़े तो हम इसका कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां मेरे दो पॉइंट बोल दिए कि कूलम्स लॉ का हम यूज कर सकते हैं अगर या तो पॉइंट चार्जेस हो या रेस्ट में हो। तो जो पॉइंट नहीं होंगे उनका क्या, कूलम्स लॉ गया, जो रेस्ट में नहीं होंगे उनका क्या, कूलम्स लॉ खत्म। यही दो कमियां हैं इसके अंदर, तो वही मैंने लिखा लिमिटेशंस इन कूलम लॉ। सबसे पहले वो पॉइंट चार्ज के लिए यूज होता है, जो पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, स्फीयर होंगे, सिलेंडर होंगे, उनके लिए क्या नहीं होगा। तो ये आ गया इसकी कमी। दूसरी कमी इसके अंदर क्या है, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन चार्जेस के लिए जो रेस्ट में हो, जो मोशन में होंगे उनका क्या, उनके लिए तो यूज नहीं होगा, तो ये कमी। ठीक है, इसके अंदर फायदे के साथ साथ कमियां ये है। ओके, तो आज आपने पढ़ा कूलम्स का लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, कैसे होता है, और फिर आपने देखा इस कूलम्स लॉ के अंदर ही कुछ कमियां हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी तक हम आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे।